हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब तमाम दर्शकों को इंतजार था डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुनने का। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर गुलेरिया, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। मेरा पहला सवाल यही कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में अब भारत 6ठे नंबर पर आ गया है कोरोना मरीजों की संख्या में। यह आंकड़ा कितना डराता है? तो इसमें दो चीजें समझने के लिए, एक तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हमारे जो आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स वो बढ़ेंगे, और हमें ये कोशिश करनी है कि इसकी जो रेट ऑफ राइज है वो इतना ज़्यादा ना हो कि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में पेशेंट देखने की एबिलिटी ना हो और पेशेंट को एडमिशन ना मिल पाए। दूसरी चीज़ यही है कि अगर हम इसी आंकड़े को मोर्टेलिटी के साथ देखें कि हमारी डेथ्स कितनी हुई हैं, तो और देशों के हिसाब से हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत कम डेथ्स हुई हैं, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन आंकड़े तो कुछ हद तक बढ़ेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और उस हिसाब से परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल केसेस कम है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में ज़्यादा है। जी, आपके इसी जवाब से दो मुद्दे निकलते हैं। मैं पहला मुद्दा पहले छूता हूं। आपने कहा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में मृत्यु दर कम है और ये अच्छी सकारात्मक बात है। क्या आपको लगता नहीं कि अब जब अनलॉक फेज 1 में हम लोग आ चुके हैं, सब चीज़ें खुलनी जा रही हैं मंडे से, मंदिर भी खुल जाएंगे, मॉल्स भी खुल जाएंगे, अब तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन खुल रहे हैं, आपको लगता है कि हम लोगों ने हल्के में ले लिया है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट कम है, हम लोग अब सीरियसली नहीं ले रहे हैं कोरोना को जितना आज से 2 महीने पहले ले रहे थे? तो मेरा ये मानना है कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब लोगों की है, समाज की है, हर एक इंसान की है। और ये बात सही है कि हम एज इंडिविजुअल्स इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर हम देखें कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो जो चीज़ें हम पिछले 2 महीने से कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या अपना हाथ रेगुलरली धोना, वो आस्ते आस्ते कम हो रहे हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन उठ गया तो इसका मतलब कोरोना भी खत्म हो गया है। ये बात सही नहीं है। लॉकडाउन उठ रहा है लेकिन कोरोना अभी भी है, केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे लॉकडाउन उठता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। अगर हमने केसेस कम करने हैं और मोर्टेलिटी भी कम रखनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैं, जिससे इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान फैल सकता है और हम बाहर से अपने घर के अंदर इन्फेक्शन ला सकते हैं, और घर के अगर लाएंगे तो हो सकता है बुजुर्गों को इन्फेक्शन हो जाए जिससे मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। इस सब चीज़ को रोकने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और घर में जो प्रिकॉशंस है वो रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली अब जब लॉकडाउन खुल रहा है। जी, डॉक्टर गुलेरिया, ये चीज़ बताइए कि आज हम 6ठे नंबर पर हैं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अमेरिका से भी ज़्यादा है और इंग्लैंड से भी ज़्यादा है, तो क्या आप ये देख रहे हैं सीन आने वाले कुछ हफ्तों में या आने वाले महीने में भारत इस रेस में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर कहीं खड़ा हो जाए आके? तो भारत की संख्या जो है केसेस के हिसाब से तो बढ़ेगी, किस नंबर पे हम पहुंचते हैं वो कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस संख्या के साथ साथ हमें डेथ रेट भी देखना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि अगर हम लोगों की जान बचा सकते हैं और हमारे यहाँ पे अगर डेथ्स कम हो, तो अगर संख्या ज्यादा भी होती है तो उसका ये मतलब है कि लोगों को बीमारी हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गए, रिकवरी हो गई, और इसलिए वो जो रिकवरी है उससे हमें केसेस से फिर इतना घबराना नहीं है। लेकिन अगर हमारी डेथ्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं फिर एक वो चिंता का विषय है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जी, जी, डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि अब आप सेल्फ रिस्ट्रेन की बात आ रही है, जनता को खुद ख्याल करना है अपने आप का, मैं ये जानना चाहूँगा, हर व्यक्ति को मास्क लगाना ज़रूरी बता दिया गया है, तो कोई कपड़े का मास्क लगा रहा है, कोई मेडिकेटेड मास्क लगा रहा है, कोई रुमाल मुंह पे बांध ले रहा है। आपके हिसाब से क्या एक साधारण कॉटन का कपड़ा, रुमाल, ये इफेक्टिव होता है किसी भी मेडिकेटेड मास्क के मुकाबले? आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल। अगर हम देखें, मास्क हमारे यहाँ 3 टाइप के, जैसे आपने कहा, एक कपड़े का मास्क है, एक सर्जिकल मास्क है और एक N95 है। अगर हम आम जनता की बात करें तो हम उनको ये कह रहे हैं कि आप सिंपल कपड़े का, कॉटन का मास्क भी लगा सकते हैं। उसका मकसद क्या है? अगर हम ये कहें कि एक इंसान जो है वो एसिम्टोमेटिक है या माइल्डली सिम्टोमेटिक है, उसको पता नहीं उसको कोरोना की इन्फेक्शन है, लेकिन वो बोल रहा है या खांस रहा है और इन्फेक्शन आगे फैला सकता है,
अगर वो मास्क लगा लेगा तो इन्फेक्शन उसके सांस लेने से या खांसने से आगे नहीं जाएगा, वो मास्क में ही उसके कीटाणु रह जाएंगे। अगर दूसरा व्यक्ति जिसको भी इन्फेक्शन नहीं है लेकिन वो उसके संपर्क में आता है, उसने भी मास्क लगाया हुआ है, चाहे वो कॉटन का मास्क हो, तो फिर वो इन्फेक्शन उसके सांस के नाली या नाक में जाने के चांसेस और कम हो जाते हैं। इसलिए अगर सब लोग कम्युनिटी में मास्क लगाएं और एक व्यक्ति पॉजिटिव है और एक व्यक्ति नेगेटिव है, वो दोनों संपर्क में भी आए, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। जहां पे केसेस ज्यादा हैं और जहां पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे सर्जिकल मास्क लगाने की जरूरत है। और जहां पे ऐसा इशू है कि जहां पे हवा में वायरस फैलने के ज्यादा चांसेस हैं, जैसे आईसीयू में, जहां पे हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जहां पे हम कहते हैं एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर, वहां पे N95 मास्क लगाना जरूरी है। तो आम जनता के लिए जो क्लॉथ का मास्क है वो कामयाब है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उसको आप अच्छी तरह से लगाएं और हमेशा लगा के रखें। जी, आपने हवा में कहा वायरस की बात, तो क्या अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति छींकता है, बोलता है, उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो हवा में रहते हैं और वो उसी हवा से अगर कोई और सांस ले लेता है तो उसके अंदर जा सकते हैं, और ये कितनी देर तक हवा में जिंदा रहेगा? तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई छींकता है या सांस लेता है, छींकने से वायरस के जो कीटाणु हैं थोड़े ज्यादा फैल सकते हैं, बोलने से वो इतने ज्यादा जा नहीं सकते। कुछ देर के लिए वायरस जो है हवा में रह सकता है, उसके बाद वो एकदम सरफेस पे बैठ जाता है और फिर वो हवा में नहीं रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। अगर हम आज बात करें बाहर का, क्योंकि गर्मी भी है और तो वहां पे जो वायरस है वो कुछ टाइम के लिए ही 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। हवा में अंदर हो सकता है कि थोड़ी देर ज्यादा रहे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है कम से कम 6 फीट या 2 मीटर की दूरी जरूर रखें, क्योंकि इससे ज्यादा ये वायरस फैल नहीं सकता, छींकने पे भी खांसने पे भी। और अगर ये डिस्टेंस रखेंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे मास्क लगा के, तो वायरस अगर कुछ देर के लिए हवा में भी हो, चाहे वो थोड़े से टाइम के लिए हो, वो हमारे सांस की नाली में नहीं पहुंच पाएगा और बैठ जाएगा। और फिर अगर हम किसी चीज को छुएं तो अपने हाथ हमेशा धोते रहें, चाहे वो साबुन से हो चाहे हैंड सैनिटाइजर से हो, और अपने हाथ जो है वो अपने चेहरे पे ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि अगर हमारे हाथ इन्फेक्टेड हैं तो वायरस हमारे अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अगर वही इन्फेक्टेड हाथ अगर हम अपने चेहरे पे लगाएंगे तो फिर वो वायरस जो है हमारे हाथ से हमारे नाक और मुंह में एकदम पहुंच जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं इस वीक में। मैं अपनी हाउसिंग सोसाइटी के नीचे एक गार्डन एरिया से बैठकर आपके साथ ये लाइव बातचीत कर रहा हूं। आई होप कि अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। मैं ये इसलिए कह रहा हूं आपको, अभी कुछ देर पहले कुछ लोग यहाँ वॉक कर रहे थे, उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। कुछ लोग दौड़ भी रहे थे इस पार्क में। उन्होंने मुझसे पूछा आके कि क्या दौड़ते वक्त भी अगर मैं अकेला दौड़ रहा हूं तो मुझे मास्क लगाना है? अब आप बताइए कि जो व्यक्ति वर्जिश कर रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, क्या उसके लिए भी मास्क लगाना जरूरी है, या उसकी ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं मास्क लगाने की वजह से? तो दो चीजें हैं। अगर आप कॉटन का मास्क लगा रहे हैं तो आप ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग करें तो उसमें इतना सांस की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप पार्क में घूम रहे हैं और वहां पर काफी रश है या बहुत लोग हैं साथ में, तो सेफ रहेगा कि अगर आप मास्क लगाएं, क्योंकि आप कई लोगों को क्रॉस करेंगे या कई लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए हो। रिस्क तो लो है लेकिन सेफ्टी इज बेटर। लेकिन अगर रश ज्यादा नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो आप बिना मास्क लगा के भी कुछ टाइम के लिए बाहर रह सकते हैं, लेकिन वो शर्त जरूरी है कि आसपास और ज्यादा क्राउड ना हो या लोग ना हो। जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगले इशू पर बढ़ता हूं। एसिम्टोमेटिक लोग आजकल बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनमें लक्षण नहीं है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। और भारत में कहा जा रहा है कि 70 से 80% लोग एसिम्टोमेटिक हैं जो कोरोना के पेशेंट्स हैं। क्या ये जो एसिम्टोमेटिक हैं और पॉजिटिव हैं, इनका अस्पताल में भर्ती कराना इनको जरूरी है या नहीं जरूरी है? तो अभी जो गाइडलाइंस कहती हैं, और ये मेरा भी मानना है, कि जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है, उनको अस्पताल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको घर में प्रॉपर्ली अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं, दो चीजें समझने की जरूरत है। एक तो कि उनको क्या हो सकता है और उनके आसपास वाले जो घर के लोग हैं उनको क्या हो सकता है। जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं,
99% चांस है कि उनको कुछ नहीं होगा, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं। अगर उनको कोई बाद में तकलीफ हो, बुखार हो या कुछ ऐसी लक्षण हो तो वो अपने डॉक्टर से या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि ये जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो कुछ हद तक इन्फेक्शन औरों को भी दे सकते हैं। इसलिए घर पे अगर आप रह रहे हैं तो अपने आप को अच्छी तरह से होम आइसोलेशन करें, और होम आइसोलेशन के सारे जो डूज एंड डोंट्स हैं वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी हैं। बेसिकली यही है कि आपको अलग रहना है औरों से, एक कमरे में रहें जिसके साथ अटैच बाथरूम है, सोशल डिस्टेंसिंग जी। मेंटेन करें, खाने के बर्तन अलग रखें, हाथ अपने रेगुलरली धोएं। तो वो सारी चीजें आप करें। एसिम्टोमेटिक लोग जो हैं वो घर पे भी रह सकते हैं, और हमारे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, डॉक्टर गुलेरिया, एसिम्टोमेटिक दो हैं इश्यूज और और वो घर बचे पे हैं, रह मैं रहे हैं। फटाफट उसको टच करना चाहता हूं, क्योंकि एक एक इशू तो यह है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं। क्या डब्ल्यूएचओ ने पहले कुछ कहा, फिर कुछ और कहा, फिर स्टैंड बदला? क्या उस पर क्या राय है एचसीक्यू पर? क्या वो तो इस बीमारी में ली जा सकती है, वो दवा कारगर है? तो हाइड्रोक्सी तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे अभी स्टडीज हो रही हैं, लेकिन जो अभी तक डेटा आया है उसमें ये मैं कहूंगा कि ऐसा डेफिनेट नहीं है कि ये दवाई बिल्कुल ही इफेक्टिव है। अभी कुछ डेटा शो करता है कि ये दवाई यूजफुल होगी, कुछ डेटा ये कहता है कि कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि ये सेफ मेडिसिन है, इसको लेने से ऐसा नहीं है कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। और जो आईसीएमआर और एम्स का डेटा है जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने लिया है, उसने ये दिखाया है कि इन लोगों में, जिन लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफिलैक्सिस या बचाव के लिए ली थी, उनमें कोरोना वायरस के जो केसेस थे कम पाए गए एज कंपेयर टू उन लोगों जिन्होंने नहीं ली गई। तो कुछ संकेत है कि ये प्रोटेक्टिव है, लेकिन बहुत सीवियर केसेस में इसकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। जी। डॉक्टर गुलेरिया, आखिरी सवाल। गर्मी आ गई, गर्मी में भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कब तक कोरोना का इलाज संभव है? वैक्सीन, दवाई, कब तक, कितना इंतजार और? तो आपका सवाल सही है। लोगों ने ये कहा था कि गर्मी आएगी तो कोविड खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोविड जो है ये नया वायरस है, इसलिए ये कुछ टाइम तो रहेगा। इसका जो अगर हम कहें कि कब ये कम होगा, तो एक तो अगर हम अपने जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और वो सब की करें। वैक्सीन में अभी टाइम है। मेरा ये तो मानना है कि अभी इस साल के एंड या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक ही होपफुली वैक्सीन आ सकती है। कई दवाइयों पे ट्रायल हो रही है, कुछ हम कहते हैं रीपर्पस ड्रग जो ऑलरेडी अवेलेबल है जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, और कोई नई मॉलिक्यूल्स भी ट्रायल पे हैं। उम्मीद यह है कि अगले 2-3 महीने में कुछ ना कुछ नतीजे निकलेंगे, और हो सकता है कि कोई नई दवाई या कोई दवाई ऐसे निकले जो इसमें कारगर हो। जी, शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हिंदुस्तान के उन सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक हैं जो कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सरकार की नीतियां बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए।